बड़ा मरहम होता है वो बेसिकली वक्त होता है। वक्त आपके लिए सारी चीज़ें सेट कर देता है, ठीक कर देता है। क्या आपने ज़िंदगी में कभी सोचा है कि राहुल गांधी से लेकर उनकी कांग्रेस पार्टी हो, अपोजिशन हो, या भारत के अंदर मुसलमान हो, या एक बड़े लेवल पर तबका, जाहिर सी बात है सारे तो मोदी के वोटर्स नहीं है, सपोर्टर्स नहीं है, करोड़ों की तादाद में मोदी के खिलाफ और मुसलमान, सिख और ये तमाम लोग। लेकिन आज ये वक्त भी आना था कि अब भारत के अंदर इमरान खान के क्लिप चलाकर उसकी मिसालें दी जा रही है कि तुम्हें तो जलील किया है अमेरिका के दौरे पर। देखो इस तरह इमरान खान के, चले आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चली इसको गौर से देखिए। ये असल में जब इमरान खान जाते हैं वाइट हाउस में, और वाइट हाउस में जाते हुए याद रखिए उस वक्त इमरान खान के ट्रंप से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। इमरान खान को वो रिसीव करने के लिए आते हैं और वाइट हाउस का जो गेट है वहां पर ट्रंप आते हैं, इमरान खान को रिसीव करते हैं, तस्वीरें उतरवाते हैं और ये दुनिया को एक पैगाम मिलता है। इमरान खान हाथ हिलाते हैं और अंदर चले जाते हैं। ये वो तब सूरत हाल है कि जब इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात इवन के अच्छे नहीं थे। अंदर जाते हैं, इमरान खान से गुफ्तगू होती है, सवालों के जवाबात होते हैं, लेकिन जब वो इमरान खान से बंद कमरे में मीटिंग करते हैं तो उसके बाद इमरान खान उनको कायल कर लेते हैं। ये इमरान खान के अंदर एक आर्ट था जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया। फिर इमरान खान हर जगह ट्रंप के साथ, और क्या मुलाकात के बाद ट्रंप का नज़रिया बदला कि नहीं ये वो शख्स नहीं है जो जंग से पैसा बनाना चाहता, ये अमेरिका से पैसा हेंटना भी नहीं चाहता। और ये बात ट्रंप को पसंद आ गई थी। इसीलिए आज इवन के हर जगह पर ट्रंप इमरान खान का दिफा करते हुए क्या कहते हैं मिकी मेडल है, ये क्रिकेटर है, लेजेंड है, और इवन कि उसने कहा कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और दुनिया में उसका दिफा करते फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने एक दफ़ा भी नहीं कहा, लॉबिंग नहीं करवाई। इवन कि ट्रंप खुद लॉबिंग करता है इमरान खान के लिए। अब दूसरी जानिब मोदी को देखिए, अब हुआ क्या है जिसकी वजह से उन्हें गुस्सा चढ़ा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है, अमेरिका के अंदर लैंड करता है, और किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल, कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट तो छोड़िए, वाइस प्रेसिडेंट तो ये कहते हैं इंडियन थी, कमला हैरिस, वो भी नहीं आए उसको लेने के लिए। ना कोई गवर्नर आया, ना कोई बड़े लेवल पर बंदा आया, कोई शख्स नहीं आता। ये पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे, और मोदी वहां पर जाता है, और वहां जाकर फिर कमला हैरिस से होती है मुलाकात। तो कमला हैरिस उसको बेइज्जत करती है कि जमहूरियत तुम्हारे मुल्क में खतरे में है और तुम जो हरकतें करे वो ठीक नहीं। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी दुनिया ने सुना। लेकिन उसके बाद इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जब व्हाइट हाउस में मोदी जाता है, और व्हाइट हाउस में उसी जगह जहां पर इमरान खान को रिसीव किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वहां पर मोदी को रिसीव करने के लिए व्हाइट हाउस के गेट पर एक आम सा कोई भी नुमाइंदा आप समझ लीजिए जो हो सकता था उसको भेजा व्हाइट हाउस ने, और उस नुमाइंदे ने मोदी को रिसीव किया और वो अंदर चला गया। ना वहां पर जो बाइडन आता है, ना वहां पर कोई सूरत हाल है, और कतन कोई उसको रिसीव करने को तैयार नहीं। अब ये दोनों क्लिप को मिक्स करके चला के पूरे भारत के अंदर चलाया जा रहा है। इवन के कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि तुम इमरान खान को दबाने के लिए गए हो, तुम खुद ही दब गए हो। यानी आप देखें कि मोदी ने जाकर स्पीच के अंदर इमरान खान को लताड़ना, इमरान खान की बेइज्जती करना, चाइना को धमकियां देना, दुनिया ने इसको बाय नहीं किया। दुनिया ने ये थ्योरी को बाय नहीं की। फिर इंटरनेशनल मीडिया में और अमेरिकी अखबारात में मोदी की खबरें नहीं छपी। फिर उसके बाद सूरत हाल ये है कि इन्होंने स्नेहा को भेज दिया, स्नेहा जाए, वहां पर जाकर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जवाब दिया। लेकिन वहां पर उस लड़की का जवाब जो साइमा हमारी खूबसूरत अंदाज में, ये नाबीना जरूर है आंखों से लेकिन अपने स्किल से नाबीना नहीं है, इन्होंने कमाल तरीके का जवाब दिया। और उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होती है कि बाइडन से जब मुलाकात होती है तो बाइडन उसको कहता है कि जो ख़ास तौर पर ह्यूमन राइट्स के मसले हैं उसको तुम उजागर करो, और जो यहाँ पर मामलात इंडिया में ख़राब हो रहे हैं उसको कंट्रोल करो। असल में अगर इंडिया के अंदर उनका इकोनॉमिक वाइज लेवल बड़ा ना होता, क्योंकि उनकी मार्केट बड़ी है, यकीन कीजिए मोदी को कोई मुंह भी ना लगाता। ये अमेरिका में बैन था, और इसके बावजूद आप देख लें कि इमरान खान को प्रोटोकॉल दिया गया। आज देख लें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अमेरिकन एंकर्स जो हैं, इंडियन मीडिया को तो आप छोड़ दें, वो जो गालियां दे रहे हैं, दुनिया भर में इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान की तारीफ करे कि इसने हमें निकालने में मदद की। उनकी फौज के लोग इमरान खान की तारीफ करें। मोदी के सर पर सिर्फ पहले गुजरात का इशू था, अब पूरे भारत के अंदर। शाहरुख को देख ले, उसने जब ये बात की तो उसने कहा था, ये तो जब मोदी आया था उसने तब ये गुफ्तगू की थी कि एक्सट्रीम इंटॉलरेंस है,
यानी अदम बर्दाश्त की सूरत हाल ये है कि कोई बर्दाश्त बात करने को तैयार नहीं। और आज तो आप सोच लें 7 साल के बाद जो इंडिया की सूरत हाल है वो कितनी ख़राब है। मोदी तकरीर में अपनी कहता है कि मैं 7 साल तक इनका प्राइम मिनिस्टर बना रहा हूँ, मैं चाय बेचता था। वो सब झूठ कहानी, कोई चाय नहीं ये बेचता था, ये सिर्फ दुनिया को पागल बनाने के लिए। कोई रिकॉर्ड नहीं आज तक मिला किसी को कि यहाँ पर कोई चाय बेचता था। कतन सब एक फेक स्टोरी है जो दुनिया को इस वक्त बताई गई है। अब यहाँ पर मामला ये है कि मोदी का बर्डन क्या। देखिए इस वक्त जो बाइडेन ने अपनी तकरीरों में मोहम्मद बिन सलमान और मोदी को लताड़ा था ह्यूमन राइट्स के हवाले से। उसे कहा था कि ट्रंप असल में सपोर्ट करता रहा मोहम्मद बिन सलमान को और उसके जुर्म को, लेकिन हम नहीं करेंगे। अब इसलिए वो मोदी का बर्डन उठाने को तैयार नहीं है किसी सूरत। उसके क्राइम्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया के अंदर इंतहा पसंदी अरूज पर है। और अब आप देखिए लोग कहते हैं इमरान खान की तकरीर या इमरान खान की तकरीरों से क्या मसला है, क्यों इमरान खान बार बार ये कहते हैं। ठीक है कश्मीर का मसला तकरीरों से हल नहीं होता, ये बिल्कुल ताकत से ही हल होगा, डेफिनेटली बात है। होना अफगानिस्तान को देख ले। लेकिन इमरान खान की तकरीरों का असर इतना हुआ है कि मोदी को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। उन्होंने दुनिया को ये बता दिया है कि असल में ये शख्स हिटलर है। और आप सोचें इसकी पार्टी उसकी पार्टी से बिल्कुल मुतासिर होकर बनाई गई है। लिहाजा ये वहाँ पर अगर वो चाहता था कि ख़ास तौर पर सफ़ेद फार्म जो है उनकी डोमिनेंसी रहे, ये हिंदुत्व को लेकर आगे चलता है। इस पूरे खेल के अंदर जो बेइज्जती मोदी की हो रही है, देखिए अगर इंडिया के साथ तिजारत का मसला ना होता, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ना होती, क्योंकि आबादी बड़ी है, आबादी की वजह से उनको लगता है कि हर चीज़ बिकेगी। अगर किसी ने सिम बेचनी है तो वो भी चांसेस है कि 1.5 अरब तक बिक सकती हैं। तो वहाँ पर मार्केट बड़ी है उनकी। अगर ये ना होता तो कोई भी मोदी को मुंह लगाने को तैयार नहीं था। इमरान खान की तकरीरों ने असर छोड़ा है। दुनिया इनके साथ उस लेवल पर ताल्लुकात नहीं बहाल कर पा रही। और जिस तरह की इंटॉलरेंस इंडिया में बढ़ चुकी है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, सिखों के साथ हो रहा है, इसमें अब पूरी दुनिया में इनकी बेइज्जती है। अब अगर देखिए पहले कहा यह जाता था मोदी को रेड कारपेट मिला है, मोदी को फलाना हो। अब वहां पर इमरान खान का क्लिप और साथ मोदी का क्लिप लगाकर कहते हैं ये देखिए ये दोनों क्लिप हैं और अब आप बता दीजिए कि कौन कहां पर खड़ा है। यानी मोदी की मिसाल अब इमरान खान के साथ दी जा रही है कि इमरान खान को इज्जत मिलती। देखिए पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका से कोई ट्रेड कर रहा था नहीं, ट्रंप हम पर इल्जामात लगा रहा था। इमरान खान असल में सोल्यूशन के लिए वहां पर गए। उसके बाद ताल्लुका तो समय बाद में बहाल हुए, लेकिन अमेरिका के अंदर जो ब्रीफिंग दी गई, बताया गया ट्रंप को कि ये शख्स ऐसा है फलाना। जाहिर सी बात है किसी भी शख्स से मिलने से पहले उसके बारे में जानते हैं। अमेरिकी इदारों ने रिपोर्ट दी कि इसने कोई पैसे नहीं मांगे, ये नहीं हुआ। अब मोदी को तो कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। और मोदी की सूरत हाल ये है कि ना इसको कोई एयरपोर्ट पर रिसीव करता है ना कोई कुछ। हम अगर असल में पैसा देंगे दुनिया को और हमारे पास पैसा होगा, हम खरीदेंगे या देंगे, जो कुछ भी होगा उससे इज्जत बढ़ेगी। लेकिन इंडिया तो दे रहा है, उसके बावजूद इज्जत नहीं बढ़ी। उसके पीछे इमरान खान की तकरीरों का अमल दखल। अब अगर आज दुनिया भर में इमरान खान की तकरीरों को सामने रखकर मोदी की बेइज्जती की जा रही है या उसके विजुअल दिखाकर, तो फिर ये तो जीत पाकिस्तान की। पानी फेर दिया है नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा की वो तकरीर जिस पर पूरा भारत नजरें जमाए बैठा था, पूरे का पूरा भारत अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स, अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर टिकटिकी बांधे हुए ये देखने के इंतजार में था कि हमारा प्रधानमंत्री किस तरह से फटे चुकता है, हमारा प्रधानमंत्री किस तरह से इमरान खान के ना सिर्फ जवाबों का जायजा लेगा, ना सिर्फ उनका जवाब देगा, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर पै दर पै हमले करेगा, चीन को कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो तमाम तर उम्मीदें, वो तमाम तर भारतीय मीडिया की बड़कें झूठ साबित हुई हैं। और नरेंद्र मोदी की तकरीर ना सिर्फ ठुस हुई है, बल्कि नरेंद्र मोदी की तकरीर के बाद एक तरह से मायूसी की लहर दौड़ चुकी है भारतीय मीडिया के अंदर भी, जो सांप सूंघ चुका है इस वक्त उन्हें। और जो उनका पैशन है वो ऊपर से बिल्कुल जैसे अर्श से फर्श तक आया है। ये भी इंतहाई काबिले दीद मनाजिर थे। नरेंद्र मोदी ने उंगलियां उठा उठाकर पाकिस्तान, तालिबान, चीन सब के ऊपर बात करनी थी। नरेंद्र मोदी ने सब के ऊपर भारत का मौक़िफ़ रखना था, भारत माता का मौक़िफ़ रखना था। लेकिन वो सब कुछ किस तरह से नाकाम हुआ। इमरान खान के इल्ज़ामात का जवाब क्यों नहीं दिया, इमरान खान के ऊपर मजीद इल्ज़ामात क्यों नहीं लगाए। बलोचिस्तान का नाम लेना था। इनके तजियाकार बैठ कर कह रहे थे कि इमरान खान ने कश्मीर पर बात की, देखना मोदी क्या करता है। चाइना के हवाले से नाम लेते हुए नरेंद्र मोदी की जुबान क्यों लड़खड़ा गई। और अफगानिस्तान का जब मामला आया और अफगानिस्तान पर इसने बात की है,
लेकिन किस तरह से ढके छुपे अल्फाज में तालिबान का नाम अपनी जुबान पर लाने से पहले, मुजाहिदीन का नाम अपनी जुबान पर लाने से पहले नरेंद्र मोदी चलता बना और अपनी तकरीर खत्म करके, और जो वक्त था एक्सपेक्टेड वक्त उससे भी कम वक्त के अंदर नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर क्यों खत्म की, इस हवाले से मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, नरेंद्र मोदी की तकरीर के अंदर क्या डिस्कस हुआ, और किस तरह से इस वक्त भारतीय शहरी जो हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर भी मौजूद थे, जो अपने भारतीय वजीर आज़म जो है उसकी दबंग तकरीर सुनने आए हुए थे बाहर लगी स्क्रीनों पर, वो किस तरह से मायूस लौटे हैं वहां से, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आपने ये वीडियो मिस नहीं करनी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके और हम मिलकर पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का दिफा कर सकें। नाज़रीन किराम, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दबंग तकरीर की, खुलकर ना सिर्फ इस मरतबा नरेंद्र मोदी बल्कि वेस्ट की हिपोक्रेसी, उसकी मुनाफकत, अमेरिका, यूरोप, इनके सियासतदान जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सबको आईना दिखाया और सबकी बोलती बंद की। उसके बाद भारत ने ये उम्मीद लगा ली कि भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी जो है वो आकर तकरीर करेगी, वो राइट ऑफ रिप्लाई लेगी और इमरान खान की तकरीर का जवाब देगी। उसे जवाब दिया पाकिस्तान की गयूर बेटी ने और मौके पर हिसाब चुकता कर दिया, स्कोर सेटल कर दिया और रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया अपने राइट ऑफ रिप्लाई के अंदर मोदी की तकरीर से पहले। अब इसके बाद इंडियन मीडिया ने इस चीज को भी इग्नोर कर दिया। वो जो दावे कर रहे थे कि बड़ा कोई हमने तीर मार लेना है, वो पाकिस्तान की गयूर नाबीना बेटी, और ये पाकिस्तान की तारीख की पहली नाबीना सिविल सर्विसेज के अंदर खातून है जो फॉरेन सर्विसेज में गई, और आज इन्होंने विजुअली इंपेयर्ड होकर पूरी दुनिया को दिखाया कि किस तरह पूरी दुनिया का जमीर विजुअली इंपेयर्ड है, किस तरह से पूरी दुनिया अंधी हो चुकी है और उनका जमीर अंधा हो चुका है। खैर वो एक अलग डिबेट है। इसके बाद इंडियन मीडिया ने बड़ी उम्मीदें लगा ली। 400 इंडिया का न्यूज चैनल है, 400 इंडिया का चैनल जो है, और 1 अरब 40 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया में मौजूद भारतीय जो हैं वो अपने प्रधानमंत्री की तकरीर सुनना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा प्रधानमंत्री जो इलेक्शन से पहले कहता था 6 महीने में पाकिस्तान खत्म कर दूंगा, जो इस तरह की बातें करता था, ये उससे कुछ सुनना चाहते थे। लेकिन किस तरह से नरेंद्र मोदी के गुब्बारे से हवा निकली और नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका जो पहले ठुस हुआ और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर किस तरह से ठुस हुई, इस हवाले से नाज़रीन किराम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपने कुछ चीजें समझनी है। मोदी की तकरीर के मैं तमाम तर मंदरजात आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले आप यह समझें कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के इल्जामात का जवाब क्यों नहीं दिया, और इमरान खान की कमाल स्ट्रैटेजी है और पाकिस्तान का यह ऑफेंसिव कितना काम किया है कि नरेंद्र मोदी ना इल्जामों का जवाब दे सका और ना ही नरेंद्र मोदी मजीद इल्जामात लगा सका। मजीद इल्जामात क्यों नहीं लगा सका, वो उसकी मजबूरी थी, वो चाहता था। आज भी खड़े होकर नरेंद्र मोदी बलूचिस्तान पे बात करना चाहता था, वो ढके छुपे अल्फाज में नहीं बल्कि खुलकर पाकिस्तान को झूठा इल्जाम लगाकर दहशतगर्दी का स्पॉन्सर कहना चाहता था। लेकिन वो बातें सारी क्यों नहीं कर सका मोदी, ये अब आपने समझना है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, बीजेपी, आरएसएस, मकबूजावादी, मुसलमानों के साथ होने वाला जुल्म, मसाजिद की शहादत, तमाम तर चीजों के ऊपर इमरान खान ने बात की। मोदी उस पर क्या जवाब देता? आज टाइम्स मैगजीन इंडिया का उसे डिवाइडर इन चीफ कहता है। आज पूरी दुनिया का मीडिया मोदी के खिलाफ बोलता है। जो बाइडेन अपने इख्तियार संभालने से पहले इलेक्शन कैंपेन में कहता था हम इंडिया की ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे बात करेंगे, मकबूजावादी के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं। आज मोदी किस मुंह से कहे कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं? आज पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ भारत का चेहरा है वो बड़ा ही क्लियरली मोदी की वजह से नजर आया है, और मोदी ने नकाब जो है भारत के ने चेहरे पे डेमोक्रेसी का अपनाया हुआ था वो उतार दिया। अब नरेंद्र मोदी इस पर बात करता तो ये उल्टा उसके गले पड़ जानी थी चीज, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, यूएन की रिपोर्ट्स का हवाला इमरान खान ने दिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल का, ह्यूमन राइट्स वॉच का, ये सारी रिपोर्ट्स को वो यहां पर खड़े होकर किस मुंह से कहता कि यूएन गलत है, वो किस मुंह से कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल गलत है, वो किस मुंह से कहता है ह्यूमन राइट्स वॉच गलत कहती है, बस पूरी दुनिया झूठी मोदी सच्चा। उसने इस बात के से कन्नी कतराई, वो इस बात से वैसे ही निकल गया। इसके बाद वो पाकिस्तान पर मजीद इल्जामात क्यों नहीं लगा सका, वो पाकिस्तान के ऊपर एक्यूजेशंस क्यों नहीं कर सका? उसकी एक बड़ी दिलचस्प वजह है। उसकी वजह यह है कि अगर नरेंद्र मोदी ब्लेम गेम करता तो पूरी दुनिया ने फिर मजीद तवज्जो देनी थी इमरान खान के जो इसके ऊपर एक्यूजेशंस हैं, और इमरान खान ने जो इसके हवाले से पूरी दुनिया के सामने इसका असल चेहरा दिखाया, और दुनिया ने कहना था ये तो जी जैसे इंतकामी कार्रवाई कर गया है, तो उससे बल्कि उल्टा इनका अपना केस कमज़ोर होना था। इमरान खान के जो मोदी के ऊपर इल्ज़ामात हैं उन्हें मजीद तवज्जो मिलनी थी, और मोदी के इल्ज़ामात को जवाबी कार्रवाई समझा जाना था। चीन जो है, चीन का नाम लेना इस वक्त ये बड़ा ज़्यादा समझा जा रहा था, और जो बाइडन ने क्वाड की मीटिंग भी बुलाई, उसके अंदर
सेक्रेटरी से व्हाइट हाउस से मुलाकात भी की, लेकिन वो क्वाड की मीटिंग भी ठुस हो गई क्योंकि वो नया आकोस का मुआहदा हो गया और क्वाड की पहली इन पर्सन मीटिंग कहा यह जा रहा है कि वो फेयरवेल मीटिंग ही अब थी। अब नाज़रीन किराम, नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के अंदर कहा क्या, मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूं उसी तरतीब में जिस तरतीब में नरेंद्र मोदी ने बोला। जल्दी जल्दी हम इन तमाम तर चीज़ों का जायजा लेते हैं और एंड पर इसने फिर जाकर बात की पाकिस्तान के वाले से भी, इसने ढके छुपे अल्फाज में नाम लिए बगैर अफगानिस्तान पर इसने क्या बात की और चीन पर इसने क्या बात की, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद जो भारतीयों का रिस्पॉन्स है उसे भी हमने डिस्कस करना है अभी। अच्छा नाज़रीन किराम, शुरू इसने भी कोरोना वायरस की वबा से किया, कहा कि 1.5 साल से पेंडेमिक का सामना है और पूरी दुनिया जो है उसे यूनाइट होने की ज़रूरत है। फिर कहा कि इंडिया जो है वो मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है, इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत की माँ है और जमहूरियत यहाँ पर पता नहीं कितने सालों से चल रही है, पता नहीं ये कौन सी जमहूरियत का जिक्र कर रहा है। और फिर इसने बताया अपनी जो इंडिया की चीज़ें हैं, इंडिया की जो प्रोफाइल है वो रखनी शुरू कर दी कि 15 अगस्त को हमारा 75वां यौम आज़ादी है। अच्छा, फिर नाज़रीन कराम, जो सबसे बड़ा इंडियंस के साथ हाथ हुआ है, अगर कोई इंडियन मेरी ये वीडियो देख रहा है, एक मरतबा इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के एक मरतबा कमेंट सेक्शन में जो कहना कह लेना, लेकिन तहम्मुल से रात को सोने से पहले एक मरतबा सोचना इमरान खान की तकरीर और मोदी की तकरीर। इमरान खान की तकरीर में कहीं आपने मैं सुना, इमरान खान की तकरीर में कहीं आपने सुना कि पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान की तकरीर में कहीं आपने सुना कि मेरे 3 साल में ये हुआ, इमरान खान की तकरीर में कहीं आपने सुना कि मेरी हुकूमत ने ये किया, मैंने ये किया, वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये किया। वो पाकिस्तान का मुकदमा था, दैट वाज द केस ऑफ पाकिस्तान विच वॉज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। और इंडियंस को अब ये बात रियलाइज़ हो चुकी है कि मोदी अपनी तारीफें शुरू हो गया। आप अंदाज़ा करें, कहता है कि इंडिया के अंदर देखें एक ऐसा लड़का, एक ऐसा नौजवान जो अपने वालिद के चाय के स्टॉल पे उसकी मदद करता था, आज वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में चौथी मरतबा खिताब कर रहा है, आज वो दुनिया के इतने बड़े मंच पर खड़ा है, आज दुनिया के अंदर वो अब इससे पहले वो गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहा और 7 साल से इस वक्त वो भारत जैसा मुल्क जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि आज दुनिया का हर छठा बंदा भारतीय है और आज हर छठा बंदा बाय द वे मायूस भी है भारतीय होने की वजह से और अपने वजीर आजम की वजह से, अपने प्रधानमंत्री की वजह से, और कहता है कि ये देखें मेरी अजमत। फिर अपनी हुकूमत की ये बाकायदा तौर पर नाज़रीन कराम 7 ईयर्स की अचीवमेंट्स कि मैंने ये डेवलपमेंट की, मैंने ये मामला किया, मैंने पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए टेक्नोलॉजी की फील्ड में मेरे 7 साल, मेरे 7 साल, मेरे 7 साल। इमरान खान की आप मिसाल ले लें, इमरान खान ने 90s के दौर की भी बात की, 80s के दौर की भी बात की, 2001 में भी 9/11 के बाद के पाकिस्तान को भी डिफेंड किया, हर चीज़ में अपने वतन की बात की। ये नहीं कहा कि 3 साल में इमरान खान ने ये किया है। तो ये एक क्लियर इंडिकेटर होता है कि कौन लीडर अपने लिए आया है और कौन अपने मुल्क की खातिर आया है, कौन अपनी धरती की खातिर आया है और कौन अपनी जन्मभूमि की खातिर आया है। तो ये चीज़ें नरेंद्र मोदी के भक्त भी आप समझना उन्हें चाहिए और शुरू हो चुके हैं बाय द वे। अब नाज़रीन किराम, इसके अंदर फिर नरेंद्र मोदी क्लाइमेट चेंज पर भी बोला और बार बार मैं, माय टाइम, माय टेन्योर, माय गवर्नमेंट और इस तरह की बातें करता रहा। इसके बाद नाज़रीन किराम वो चीज़ें आई जिनके ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होगा। इसने नाज़रीन किराम पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इसने चाइना का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर ये नाम लेता तो राइट ऑफ रिप्लाई मिल जाता। क्योंकि जिसका आप नाम लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का नाम लिया इसलिए इंडिया को राइट ऑफ रिप्लाई मिल गया। इसराइल का नाम अगर लिया जाए तो उसे राइट ऑफ रिप्लाई मिल जाए। अब कोई और मुल्क नहीं कह सकता मैंने रिप्लाई करना है, उन्होंने कहा आप पे अटैक नहीं हुआ, आप पे आकर इल्ज़ाम लगा है तो तब जाकर आप उसका राइट ऑफ रिप्लाई मांग सकते हैं। इसने पाकिस्तान और चाइना का नाम इसलिए नहीं लिया कि जी राइट ऑफ रिप्लाई तो ये मांगेंगे तो ये तो मजीद गंदा करेंगे, ये तो मजीद सबूत रखेंगे, मजीद मेरी जो मुनाफकत है और मेरा जो असल चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने आएगा। फिर इसने कहा कि बहुत से देश जो हैं, बहुत से मुल्क जो हैं वो दहशतगर्दी को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो दहशतगर्दी जो है उसे सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी है ये आपके लिए भी खतरा है, ये टेररिज्म जो है, ये आतंकवाद जो है ये आपके लिए भी खतरा है जिसे आप प्रोमोट कर रहे हैं। और ये इंडिया के ऊपर भी एप्लीकेबल है बाय द वे। और ये नरेंद्र मोदी तसल्ली से सोचे तो वो अपने भारत को एक नर्क बनाने की कोशिश कर रहा है और उसे आग में झोंक रहा है। फिर कहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो हो रहा है हमें बस ये चाहिए कि हमें बस इस चीज़ की तसल्ली होनी चाहिए, हम बस ये चाहते हैं कि अफगान सॉइल किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अब तो तुम यही चाहोगे,
पिछला इतना अरसा पाकिस्तान के खिलाफ सॉइल यूज़ करते रहे, अब जब गेम हटी है तो अब तो कहोगे कि नहीं होना चाहिए। जी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। खैर, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इतनी सी बात की, फिर कहता है कि कोई भी मुल्क जो है उसे अफगानिस्तान की सेंसिटिव और इंतहाई नाजुक सूरत हाल से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यह भी एक क्लियर मैसेज था पाकिस्तान, रशिया और चाइना को। और नाम नहीं लिया, नाम लेते हुए ये डर रहा था, नाम लेते हुए ये हिचकिचा रहा था, और इंडियंस की सारी आवाज़ इसी बात पर निकली है। फिर कहता है कि अफगानिस्तान के लोग, उनकी ख़वातीन, उनकी लड़कियाँ, उनके बच्चे, वहाँ पर माइनॉरिटीज़, उन सब के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। ये जी बिल्कुल वो इतनी 2 लाइनों की वो स्टेटमेंट है जो दुनिया का हर लीडर दे रहा है, जो तालिबान का हामी मुखालिफ सब दे रहा है। ये इसने बस वो बात की, इसने उस आग से खेलना मुनासिब ही नहीं समझा, इसने वो बातें ही नहीं की। और उसके बाद नाज़रीन कराम, इसने चाइना पर बात नहीं की, अलबत्ता ओशंस पर बात की है। और इसने कहा है कि समुद्रों के अंदर जारियत नहीं होनी चाहिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी होनी चाहिए, और एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए समुद्रों के अंदर, और ये तमाम तर चीज़ें। और कहा यह जा रहा है कि ये शायद इंडिया की तरफ से चाइना के ऊपर ये कोई एक हल्का सा अटैक था। Our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this August forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. Such defense of terrorism is unacceptable in the modern world. We keep hearing that Pakistan is a victim of terrorism. This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. My delegation is exercising its right of reply in response to the statement made by the Indian representative. Jammu and Kashmir neither is a so-called integral part of India, nor is it India's internal matter. India remains in occupation of an internationally recognized disputed territory whose final disposition needs to be decided in accordance with the democratic principle of a free and impartial plebiscite under the United Nations auspices as provided for under numerous resolutions of the Security Council. In order to divert attention from ever-increasing international condemnation of India's widespread and escalating human rights abuses in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, India continues to level baseless allegations and rely on outright lie and obfuscation. India's compulsive obsession with Pakistan is neither new nor surprising. It has permeated its ruling elite and governance structures. But there is a method to this obsession, as it underpins India's electoral and foreign policy under the ruling RSS-BJP Hindutva-inspired government. The EU Disinfo Lab has graphically revealed how India has deployed such tools of deflection, deception, and disinformation against my country, including at the United Nations. Mr. President, India's violation of human rights in Indian-occupied Jammu and Kashmir are well documented in the 2 reports of the High Commissioner for Human Rights. Since 5 August 2019, the High Commissioner has urged India to unlock the situation and fully restore the rights that are currently being denied to the people of the occupied territory.
Several special rapporteurs and mandate holders have also termed the human rights situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir in a, quote, free fall, unquote. Major human rights organizations, including Human Rights Watch and Amnesty International, have expressed similar serious concerns about India's human rights violation, including in the occupied territory. Not surprisingly, Indian authorities have failed to respond to any of these communications. In fact, a witch hunt has been launched against those who dare to report these crimes. Only last year, Amnesty International ceased work in India, citing constant harassment at the hands of the government. The government of Pakistan has recently released a comprehensive and well-researched dossier containing the entire range of gross, systematic, and widespread violations of human rights being perpetrated by Indian security forces in the occupied territory. We call upon the international community to take cognizance of the compelling evidence and hold India accountable for the heinous crimes. If India has nothing to hide, it must accept a United Nations Commission of Inquiry and agree to implement the Security Council resolutions stipulating a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their right to self-determination. Mr. President, as for India's use of the canard of terrorism, regurgitating stale arguments that are typical of all occupiers, let me emphasize that India itself is the principal perpetrator, sponsor, financer, and abettor of terrorism in the region. Today, India is involved in at least 4 different types of terrorism. First, India is resorting to state terrorism to suppress the people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Since 1989, Indian occupation forces have killed more than 96,000 Kashmiris, widowed around 23,000 women, and used rape as a weapon of war and orphaned more than 108,000 children. Second, it is funding and supporting terrorist organizations like the TTP, which are involved in numerous cross-border terrorist attacks against Pakistani military and civilian targets. Over the last decade, thousands of Pakistanis have lost their lives or have been injured as a result of these Indian-sponsored terrorist attacks. Pakistan has shared irrefutable evidence of Indian involvement in supporting and sponsoring terrorism with the international community. Third, India is financing and organizing mercenary terrorist organizations against Pakistan to impede economic growth and prosperity of the region. India's National Security Advisor, Mr. Ajit Dole, has publicly admitted supporting and financing of such mercenaries. The captured Indian spy, Kulbhushan Jadhav, has also confessed to organizing such terrorism in Pakistan. Fourth, India is being guided by a supremacist ideology that has mainstreamed Islamophobia and bigotry against minorities, particularly Muslims, in its political discourse. The RSS is one of the oldest fascist movements in the world, enjoys state protection, patronage, and support by BJP, the ruling party in India. It was RSS which was responsible for pogrom in Gujarat in 2002, which killed over 2,000 innocent Muslim children, women, and men. These anti-Muslim pogroms were later repeated in Mumbai and Delhi. One cannot expect anything new from the purveyor of Hindutva. In today's incredibly intolerant India, the 200 million strong Muslim minority faces frequent lynching by cow vigilantes,
pogroms by RSS thugs with official complicity, discriminatory citizenship laws to disenfranchise Muslims, and a concerted campaign to destroy mosques and the rich Muslim heritage of India. Mr. President, for the edifice of fascism is in an advanced stage of construction in India today. The Hindutva order of the ruling party has created an atmosphere of fear among all minorities, including Muslims, Christians, Sikhs, and Dalits. The Indian delegation would do well to reflect on the deeply troubling trajectory their state is embarked upon, rather than indulging in patent falsehood about Pakistan. India must realize that it has continuously and miserably failed to suppress Kashmiris living under its occupation from demanding their inalienable right to self-determination. I thank you. Je remercie l'honorable. I thank the distinguished representative of Pakistan. और उस तकरीर के अंदर उन्होंने एक अच्छी तकरीर थी, लेकिन लोग ये समझते हैं कि इंडिया के खिलाफ ज़्यादा बोलना चाहिए था। लेकिन उसके बाद मोदी आता है और मोदी आकर इमरान खान को और चाइना को जवाब देता है, यूनाइटेड नेशन को भी जवाब देता है। ये तो मामला यहाँ तक रहता है। लेकिन इंडिया ने एक काम किया कि इमरान खान की तकरीर का जवाब देने के लिए पिछली मर्तबा जिस खातून को रखा था उसको बदल के एक नई खातून लेकर आए, जिसका नाम है स्नेहा दुबे। ये बेसिकली यंग है, बिल्कुल यंग है, और एक्सेंट भी इनका अच्छा था। इन्होंने वर्डिंग भी ज़बरदस्त अदा की। लेकिन आप चाहे दिखने में जैसे भी हो, आपकी वर्डिंग जैसी भी हो, दुनिया को आप कन्विंस नहीं कर सकते। यानी आप शीशे के घर में बैठकर लोगों पर पत्थर मारेंगे तो आप ये समझेंगे कि हमारा घर महफूज है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने आकर दहशतगर्दी ये सारे ड्रामे जो ये करते आ रहे थे, अब तो अमेरिका ने भी ये कहना बंद कर दिया क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी मदद की, तो इनका खास तौर पर ये चूरन नहीं बिखरा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान ने मैदान में उतारी साइमा सलीम। ये इतनी ग्रेसफुल लेडी हैं, इनकी बेनाई नहीं है, ये आंखों से नहीं देख सकती। लेकिन जो लोग आंखों से नहीं देख सकते वो सारी दुनिया को ज़रूर महसूस कर सकते। इन्होंने अपने दिल की आंखों से इंडिया का जो असल भयानक चेहरा है उसको जिस अंदाज में दुनिया के सामने रखा, इवन के आज इंडिया के अंदर लोग तारीफ करते रहे, क्योंकि इस खातून ने कमाल जो कहा है वो तो हकीकत ही भी आपको बताने जा रहा है। लेकिन ये नीचे उंगलियां चला रही थी पेपर्स के ऊपर क्योंकि ये देख नहीं सकती थी, और उन वर्ड्स को किस कमाल अंदाज में ये पढ़ती रही, खूबसूरत आवाज़ इनकी पेपर को पलटती रही। और जो उन्होंने इंडिया को जवाब दिया है, इस वक्त पूरे भारत पर मातम बिछा हुआ है, क्योंकि वो स्नेहा दुबे के ऊपर नाच रहे थे कि कमाल जवाब दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब जरा सुनते जाइएगा कि इस ग्रेसफुल खातून ने कमाल तरीके से क्या पाकिस्तान को डिफेंड किया है और इंडिया को किस बुरे तरीके से बेनकाब किया। स्नेहा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान का तो मामला छोड़िए, ये कश्मीर लद्दाख ये हमारे इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा हिस्सा है, और पाकिस्तान ने तो हमारे इलाकों पर कब्जा किया है। यानी वो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान ने कश्मीर पाकिस्तान का और गिलगित बल्तिस्तान जिसको वो कहते हैं हमारा है, अब उसका वो जवाब देती हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो तुम कह रही हो कि कश्मीर तुम्हारा हिस्सा है, ये अपने दिमाग से निकालो, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। यानी तुम जिसे कह रही हो कि पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया का हिस्सा है, ये तो इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इसको फ्री और फेयर तरीके से हल करना। यानी यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है उसके तहत कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ना वो पाकिस्तान का है ना वो इंडिया का। पाकिस्तान कहता है हमारा, इंडिया कहता है हमारा, लेकिन वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा ये कहता है, जहाँ पर बैठकर तुम तकरीर ये कर रही हो, वहाँ पर कहता है कि इस पर फ्री एंड फेयर रेफरेंडम होना चाहिए ताकि उन लोगों को उनका हक मिले।
फिर उन्होंने कहा कि ये जो स्नेहा आकर बैठी हैं, ये जानती हैं क्यों पाकिस्तान पर इल्ज़ाम झूठे लगाती रही, फलाना ये वो, क्योंकि वो दुनिया को असल चेहरा इंडिया पर निगाह नहीं पड़ने देना चाहती। वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहती कि इस वक्त वो ख़ास तौर पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी अभी जो असम में आपने देखा या मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वो ये नहीं चाहते कि किसी की नज़र उधर चली जाए। इसीलिए वो इन चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए दुनिया को पाकिस्तान के ऊपर लगा रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान की तरफ ही दुनिया का ध्यान रहे, हमारी तरफ ना आना पाए, और जो उन्होंने वहाँ पर उधम मचा कर रखा है दुनिया उसको ना देख पाए। फिर वो कहती हैं कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ इस तरह का बिहेवियर ये कोई नया या सरप्राइजिंग नहीं है। ये तो इंडिया की जो आरएसएस की हिंदुत्व पॉलिसी है, ये उनका शाखसाना है, ये उनकी पॉलिसी है। ये ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा देख रहे हैं, ये तो हिंदुत्व की पॉलिसी है, जहां पर सिर्फ इंडिया के अंदर ये कहा जाता है कि ये हिंदुओं के रहने की जगह है। वहां पर चाहे 25 करोड़ मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी को रहने की जगह नहीं है और ना ही किसी का हक बनता है यहाँ पर रहने का। फिर वो कहती हैं कि दुनिया को भूला नहीं है कि EU डिसइन्फो लैब ने, वो तो पाकिस्तान ने नहीं जारी किया, वो तो इंटरनेशनल सतह पर EU डिसइन्फो लैब का जो स्कैंडल है, जिसमें भारत जाली तरीके से पाकिस्तान के बारे में डिसइंफॉर्मेशन फैलाता था, पाकिस्तान के बारे में दुनिया को गुमराह करता था, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन जहां पर तुम बैठी हुई हो। और ये इंडिया की असल औकात है कि ये जो झूठ यहाँ पर बैठ कर यूनाइटेड नेशन में गड़े हो, इसको तो EU डिसइन्फो लैब बुरी तरह बेनकाब कर चुकी है। तो पाकिस्तान को कहने की क्या जरूरत है? ये तो खास तौर पर यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर की ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है, वो कहती है कि मोदी की हुकूमत के अंदर उधम मचा कर रखा है, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ा दी हैं कश्मीर के अंदर। उस पर पाकिस्तान का क्या किरदार है? दुनिया कह रही है कि मोदी सरकार और तुम लोगों के अंडर जो हुकूमत ने कश्मीर के अंदर उधम मचा रखा है, उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि मोदी ने जुल्म की हर हद पार कर दी है कश्मीर के अंदर। रिपोर्ट कहती है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया ही नहीं है मोदी ने, और दुनिया के अंदर बदतरीन जुल्म जारी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, जहां पर बैठकर स्नेहा तुम झूठ बोल रही हो। कहती है कि जाकर पूछ रहे ह्यूमन राइट्स से, एमनेस्टी इंटरनेशनल से, ह्यूमन राइट्स वॉच से पूछे। पूरी दुनिया कह रही है कि तुम लोगों ने जो कश्मीर के अंदर जुल्म किया है, जम्मू कश्मीर की हालत तुम लोगों ने बिगाड़ कर रखती है, उस पर भारत ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। यानी रिपोर्ट्स आती हैं तो चुप साथ दी जाती है। स्नेहा यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करिए, जरा बताए कि जिस फोरम के ऊपर यूनाइटेड नेशन की सीट पर बैठकर करिए, उन्होंने ही रिपोर्ट तुम लोगों के खिलाफ जारी की है, उस पर जवाब क्या है? लेकिन कोई जवाब नहीं दे रही। फिर मोदी के खिलाफ जो मोदी की आइडियोलॉजी, हिंदुत्व और इन सब को बेनकाब करने की सलाहियत रखती है, जो भारत वहाँ पर क्राइम करता है, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, दलित के खिलाफ, उनको जो सहाफ़ी बेनकाब करते हैं, फिर उसके बाद उनको मारा जाता है, उनको नुकसान पहुँचाया जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है। ये है इंडिया की जमहूरियत। जाकर पूछें ज़रा, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो पिछले साल कहा है कि भारतीय हुकूमत ने वहाँ के सहाफ़ियों को जो उनके खिलाफ लिखते हैं, उनकी ज़िंदगी ख़राब करके रखती है। हमने तो जो डोजियर दिया था अक़वाम मुत्तहिदा को, उसमें हमने ऐसे ऐसे सबूत दिए हैं भारत की, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कश्मीर में जुल्म किया है, और यूनाइटेड नेशन ने उन सबूतों को देकर हैरानगी का इजहार किया है। इस पर किसी तरह की कोई इंडिया की जानिब से जवाब तलबी नहीं हो रही, और हम कहते हैं कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इन सबूतों को देखे और इंडिया को अकाउंटेबल करे, इंडिया का घेराव करे, इंडिया को पूरी तरह इसका जिम्मेदार करे। जो क्राइम इसने वहाँ पर खास तौर पर कश्मीर और मुसलमानों के साथ किया, इस पर मोदी की पकड़ करे। अगर इंडिया के दिल में चोर नहीं है, कुछ छुपाना नहीं है, तो इंडिया क्यों अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जो ख़ास तौर पर रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल की, उसको जाकर कहे कि ठीक है हम कश्मीर में करवाते हैं रेफरेंडम, अगर वो रहना चाहता है हमारे साथ तो नहीं रहना चाहते तो ना रहे। अगर इंडिया अपने आप को इतना ही सच्चा कहता है जिस तरह मोदी ने कहा है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जमहूरियत हम है, तो फिर जाकर वहाँ पर जमहूरी निज़ाम करो, यूनाइटेड नेशन की करारदाद है, वहाँ पर जाकर अमल करवाओ। पाकिस्तान को कहते हो कि दहशतगर्दी करवाता है। मैं आपको बताती हूँ कि भारत की सबसे बड़ी दहशतगर्दी ये है कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को
सपोर्ट किया और 4 तरह की वो दहशतगर्दी करते हैं। हमारे मुल्क में दहशतगर्द भेजते हैं, हमारी फौज पर टारगेट करते हैं और सिविलियन पर टारगेट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्दों का फाइनेंसर ही भारत है। इनका जो अजीब डोवल है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाने के लिए हर जगह जा रहा होता है। मुसलमानों के खिलाफ जिस